हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर और मैंने आपसे कहा था देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जिसमें से हम लोगों ने 3 फोर्सेस डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से? नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ फोर्स है, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं और इसको सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स भी बोल सकते हो आप। मींस अगर कहीं भी न्यूक्लियर फोर्स लिखा हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग फोर्थ फोर्स है का जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है? आप सभी को मालूम है कि हमारे आसपास नेचर में जितनी भी बॉडीज हैं, हर बॉडी के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? हर मॉलिक्यूल के अंदर होता है एटम। क्लियर है? और हर एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्लियर है? और हर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन फॉर्म में हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूं एक बार। मैंने कहा हर एक बॉडी के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? हर मॉलिक्यूल के अंदर होता है एटम। क्लियर है? हर एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्लियर? और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंबाइन फॉर्म में हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? ठीक है? इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और कंबाइन फॉर्म में हम बोलते हैं उसको न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? डन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है या जो न्यूक्लियॉन्स है, जिन्हें आपने कंबाइन फॉर्म में बोला है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो इन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाइंड करके रखता है। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं एक बार। हर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन फॉर्म में हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। डन। इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स होता है, क्लियर है, उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? इसका मतलब अगर आपसे पूछता है कोई व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो आप क्या बोलोगे? द फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। वो फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन मींस प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करके रखता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? तो अगर डेफिनेशन पूछता है आपसे कोई व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो आप क्या बोलोगे? द फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। जहां भी आप न्यूक्लियॉन्स की बात करोगे आप तुरंत समझ जाना है न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच फोर्स या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स है, क्लियर है, जो इनको आपस में बाइंड करके रख रहा है, कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? उस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। एक बार फिर से, द फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है मेरी बात? डन। कोई पूछता आपसे व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, याद रहेगा? मैं फिर से रिवाइज कर लो। द फोर्स व्हिच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। डन। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्लियर है? इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसकी एग्जिस्टेंस विद इन द न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करते। मींस अगर न्यूक्लियस के बाहर कोई दो प्रोटॉन है, उनके बीच जो फोर्स होगा
वो न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा। न्यूक्लियर फोर्स तभी होगा जब वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। क्लियर है? हम बोलते हैं इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, मींस इट एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इस फोर्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता है। सर इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था? F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ऐसा कोई लॉ यहां पर नहीं होता है। क्लियर है? इट इज नॉट सेंट्रल फोर्स। ये कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है। इट इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। क्लियर है? एक बार फिर से प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इट इज द शॉर्ट रेंज फोर्स। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। इट इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? ये था अपना फोर्थ फोर्स। तो इसका मतलब अब आपके पास चारों फोर्सेस हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नेचर का सबसे वीक फोर्स था। आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर एंड न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। क्लियर है? पहला आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड फिर आपने पढ़ा था वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या सिंपली न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? अब इनका आपस में रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। ये एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये एमसीक्यू में आपको मिलेगा। तो रेशियो क्या है? Fg मींस ग्रेविटेशनल फोर्स, Fw मींस वीक न्यूक्लियर फोर्स, Fe मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fn मींस न्यूक्लियर फोर्स और यू कैन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनका रेशियो क्या है? 1:25, रेशियो 10 to the power 36, रेशियो 10 to the power 38। मींस आप देख रहे होगे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या सिंपली न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीक कौन सा है? पहला नंबर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। क्लियर है? डन। 1:10⁻²5, रेशियो 10⁻36, रेशियो 10⁻38। डन। तो ये चारों फोर्सेस थे नेचर में और उनका आपस में क्या रिलेशन था ये हमने देख लिया। डन। क्लियर है? एक टॉपिक ये खत्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज। क्लियर है? जब भी आप बात करते हो नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस की, तो साथ में नेचर में कई सारे कंजर्वेशन लॉज भी होते हैं। ठीक है? ये जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे पढ़ते चलोगे ये लॉज आपके यूज में आते जाएंगे। डन। क्लियर है? तो हम देखते हैं कंजर्वेशन लॉज का मतलब क्या है। ये बोलते हैं इन एनी फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिफरेंट फोर्सेस सम फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, कई सारी प्रोसेसेस के बाद जिसमें कई सारे फोर्स भी अप्लाई हो रहे हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है। क्लियर है? सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज एंड द लॉज व्हिच गवर्न द कंजर्वेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड कंजर्वेशन लॉज। और वो लॉ जो इन कंजर्व्ड क्वांटिटीज को हैंडल कर रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन लॉज। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन लॉज, तो आप क्या बोलोगे? इन एनी फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिफरेंट फोर्सेस। कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो। क्लियर है? कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो जिसमें कई सारे फोर्स एक्ट हो रहे हो, उसके बाद भी कुछ क्वांटिटीज हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। और वो लॉ जो इन क्वांटिटीज को गवर्न कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड कंजर्वेशन लॉज। क्लियर है? फिजिक्स में हमें 4 टाइप्स के कंजर्वेशन लॉज मिलते हैं। बोलते हैं इन क्लासिकल फिजिक्स जो हमें +1 में पढ़नी है, वी यूजुअली डील विद द फॉलोइंग 4 कंजर्वेशन लॉज। क्लासिकल फिजिक्स में ये 4 टाइप्स के कंजर्वेशन लॉज अवेलेबल है। कौन कौन से? नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? ये 4 टाइप्स के कंजर्वेशन लॉज हमारे पास अवेलेबल है नेचर में, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए। क्लियर है? ये कंजर्वेशन लॉज हमें नेचर ने प्रोवाइड किए, इसमें से फर्स्ट और फोर्थ ये हम पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा पहले से। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये दो हम पहले करेंगे, बाकी बाद में करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट हम देखते हैं पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शायद आपको पहले से पता हो, ये एक बार अपने माइंड में इमेज बनाइए, एक बार रिकॉल करो सब लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? क्लियर है? तो बोलते हैं दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बहुत बेसिक लॉ है नेचर का, आपने कई बार पढ़ा होगा और रियल लाइफ में इसको आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। क्या? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर है? मींस एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे। वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। क्लियर है? क्लियर? इसी बात को एक तरीके से और बोल सकते हो आप, वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे पहले सर, ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब when more than two bodies are interact with each other, means two or more than two bodies आपस में interact कर रही हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर से बता रहा हूं, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब when two or more than two bodies are interacting with each other, clear है, exerting force on each other, but no external force is acting on the system. क्लियर है? टू बॉडीज का ऐसा सिस्टम है, मोर देन टू बॉडीज का ऐसा सिस्टम जो एक दूसरे से तो इंटरेक्ट कर रही है, लेकिन बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मींस किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। क्लियर है? अगर एक बॉडी एनर्जी लूज कर रही है तो अगली गेन कर लेगी, बट टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मींस अगर यूनिवर्स का एक पार्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है तो यूनिवर्स का अगला पार्ट उसी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? फिर से एक बार, दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर अपने हैंड्स को आप रब करते हो, क्लियर है, जब आप रब करते हो तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो धीमे धीमे किस में कन्वर्ट होती जा रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। ये भी किसका एग्जांपल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही तो एग्जांपल है। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमें रियल लाइफ में मिलेंगे। अगर सिंगल लाइन में बोलना है, पता है हमें, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक पार्ट रिलीज करेगा तो अगला पार्ट वो एब्सॉर्ब कर लेगा, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखते हैं फोर्थ लॉ था अपना जो, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? बोलते दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वही बात फिर से एक बार आ गई, इसीलिए मैंने दोनों लॉज एक साथ बताए आपको। ठीक है? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मींस अगर आपके पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें मान लो टू बॉडीज हैं, क्लियर है, अगर उन दोनों बॉडीज को आप रब करते हो आपस में, तो एक बॉडी जितना चार्ज लूज करेगी दूसरी बॉडी उतना ही चार्ज गेन करेगी। मींस एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी बॉडी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। दैट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, only they can be transferred from one body to another. फिर से एक बार, this law states that the total charge of an isolated system remains constant. अगर आपने कोम को अपने सर पे रब किया, जितना पॉजिटिव चार्ज अगर कोम में आया है उतना ही नेगेटिव चार्ज आपके सर पे आएगा।
और आपने किसी प्लास्टिक को किसी क्लॉथ के ऊपर रब किया तो जितना चार्ज पॉजिटिव प्लास्टिक पे आएगा उतना ही चार्ज नेगेटिव उस क्लॉथ पे आएगा। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? अदर वर्ड्स, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्लियर है? लर्न हो जाएगा। अब अपने पास जो नेक्स्ट था वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपने प्लस वन में पढ़ना है। दिस लॉ स्टेट्स दैट if no external force acts on a system then its linear momentum remains constant। क्लियर है? ये बोलते हैं अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। मींस उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर से एक बार, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम then its linear momentum remains constant। हमें पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मींस अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो अगर बॉडी रेस्ट में मींस की वेलोसिटी जीरो है तो हमेशा जीरो रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही जाएगा। मींस उसका मोमेंटम क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। क्लियर है? डन। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system then its linear momentum remains constant। done। last force है, last law है, sorry, last law है अपना law of conservation of angular momentum। सर ये angular momentum वर्ड कहां से आ रहा है? बेसिकली जब आप रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ोगे प्लस वन में तो आपको ये टॉपिक पढ़ने को आएगा एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। सर ये होता क्या, कुछ आइडिया? जैसे अगर आप बात करते हो लीनियर मोशन की तो लीनियर मोशन में होता है लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? अगर आप बात करते हो रोटेशनल मोशन की, डन, तो रोटेशनल मोशन में हम यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम। मींस जो रोल लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम प्ले कर रहा था वही रोल रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम प्ले करेगा। और एक नया वर्ड और आ रहा है यहाँ पर, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? ये आपने सारे पॉइंट प्लस वन की यूनिट नंबर 5 में पढ़ने आगे आकर के। इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क। सर एक्सटर्नल टॉर्क का मतलब क्या हुआ? टॉर्क बेसिकली वो फोर्स है जो बॉडी में रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है। जैसे एक होता है नॉर्मल फोर्स जो आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा, उसको अप्लाई करने से बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है। ठीक है? ये टॉर्क भी एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन इसको अप्लाई करने से बॉडी लीनियर मोशन में ना जाकर के रोटेशनल मोशन में आ जाती है। जैसे अगर आप कोई फैन है, फैन आपका रेस्ट में, ठीक है, उस फैन पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे उसके एक ब्लेड पे, तो फैन लीनियर मोशन में नहीं जाएगा, बल्कि फैन अपने ही प्लेस पे रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब जो फोर्स आपने अभी अप्लाई किया है उस फोर्स से फैन लीनियर मोशन में ना आकर के रोटेशनल मोशन में आ रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे टॉर्क। इस टॉर्क बेसिकली वो फोर्स है जो बॉडी में रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ये बोलते हैं दिस स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, ठीक है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मींस अगर कोई फैन रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? जब तक हम उस पर कोई टॉर्क अप्लाई नहीं कर देते। अगर कोई फैन रोटेट हो रहा है तो हमेशा रोटेट ही होता रहेगा जब तक उसको रोकने के लिए हम कोई टॉर्क अप्लाई नहीं कर देते। क्लियर है? तो फाइनली क्या बन गया कि जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होगा तब तक अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो रोटेट होती रहेगी, अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। उसी को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनली क्या बन गया? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो अपने पास ये 4 कंजर्वेशन लॉज हो गए। क्लियर है? तो अपना ये चैप्टर अब फिनिश है। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया टॉपिक, सबसे पहले पढ़े थे हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्सेस और फिर हमने पढ़ लिए 4 कंजर्वेशन लॉज। क्लियर है? इतना काम आप लोग सब लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लोगे। क्लियर है? और अपने नोट्स में साथ साथ पूरा कर लोगे।
क्लियर है? ओके, थैंक यू।